आइए आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो कह रहा है 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इन वैक्यूम। तो कह रहा है द वर्क डन विल बी। तो कह रहा है 3 मोल आदर्श गैस है, वो स्वतंत्र रूप से फैल रही है वैक्यूम में, यानी जहाँ हवा नहीं है, निर्वात में। तो कह रहा है द वर्क डन विल बी। तो वर्क डन कितना होगा? तो देखिए जब वैक्यूम है यानी निर्वात है, यानी वहाँ हवा नहीं है, तो बाहरी कोई दबाव नहीं होगा। जैसे गुब्बारा है, अगर उसमें हवा भर के निर्वात में ले जाया जाए तो वो फट जाएगा, क्योंकि बाहर हवा का दबाव नहीं है। यहाँ पृथ्वी में बाहरी हवा का दबाव है, इसलिए गुब्बारा फूला हुआ है। बाहर दबाव नहीं है, इसलिए वो फट जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला है W = P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो जब फैलाव होगा तो डेल्टा V तो चेंज होगा, प्रारंभिक आयतन और अंतिम आयतन अलग अलग होंगे, यानी V2 - V1 कुछ होगा, लेकिन P एक्सटर्नल 0 होगा। बाहरी दबाव है ही नहीं। तो जब P एक्सटर्नल 0 होगा तो W पूरा 0 हो जाएगा। तो 11 का D ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहरी दबाव नहीं रहेगा तो P एक्सटर्नल 0 होगा, इसलिए हमारा वर्क भी 0 हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है कि सिंस द आइडियल गैस एक्सपेंड्स स्पॉन्टेनियसली। जब कोई आदर्श गैस स्वतंत्र रूप से फैलती है वैक्यूम में, निर्वात में, तो P एक्सटर्नल = 0। क्योंकि वैक्यूम है तो बाहरी हवा का कोई दबाव नहीं है उस पर, तो 0 हो जाएगा। हेंस वर्क डन इज आल्सो 0। इसलिए किया गया कार्य भी 0 होगा। तो 11 का D विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते। कह रहा है एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरीड आउट इन एन ओपन कंटेनर। कह रहा है हमको ऐसा मानना है कि जो भी रिएक्शन है ये खुला कंटेनर में हो रही है, ओपन कंटेनर। तो कह रहा है फॉर विच रिएक्शन विल डेल्टा H = डेल्टा E। तो कह रहा है कौन सी रिएक्शन के लिए डेल्टा H डेल्टा E के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला होता है, देखिए डेल्टा H को डेल्टा U भी लिखा जाता है, आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT, ये फार्मूला होता है। तो डेल्टा NG जो हमारा है ये उत्पाद के गैस के मोल माइनस अभिकर्मक के गैस के मोल, यानी रिएक्टेंट के गैस के मोल माइनस प्रोडक्ट के गैस के मोल। तो डेल्टा NG = हो जाएगा NG प्रोडक्ट माइनस NG रिएक्टेंट R। उत्पाद के गैस के मोलों की संख्या माइनस अभिकर्मक के गैस के मोलों की संख्या। तो बी रिएक्शन में देखिए हमारा उत्पाद के गैस के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट के 2 हैं, माइनस अभिकर्मक का 1 मोल इसका हो गया, 1 मोल इसका, दोनों गैस हैं। तो गैस के 2 मोल अभिकर्मक में भी हो गए, तो 2, तो ये आ जाएगा 0। तो ये 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी डेल्टा H = डेल्टा E हो जाएगा। तो 12 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, और किसी में ऐसा नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फार्मूला लिखा है डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। इस रिएक्शन में देखिए डेल्टा NG यानी गैस के मोलों की संख्या उत्पाद में माइनस अभिकर्मक में, तो 2 - 1 + 1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो डेल्टा H डेल्टा E के बराबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm इज। कह रहा है 1 लीटर बराबर होता है 101.32 जूल ये होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें किए गए कार्य को बताना है। एक गैस है उसका एक्सपेंशन यानी फैलाव हो रहा है और आयतन 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब हो जा रहा है और एक्सटर्नल प्रेशर हमको दिया है 3 atm और 1 लीटर atm बराबर होता है 101.32 जूल। तो जूल में आंसर है, तो ये atm में जो दिया है इसकी जगह हमको रखना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं, सीधा हम लोगों को फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाया, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में चेंज। तो -3 पी एक्सटर्नल 3 atm है, वॉल्यूम 6 डेसीमीटर क्यूब से 4 डेसीमीटर क्यूब, अंतिम 6 डेसीमीटर क्यूब है फैलाव के बाद और शुरुआत वाला 4 डेसीमीटर क्यूब है। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे और ये डेसीमीटर क्यूब का है या लीटर का है एक ही बात है। तो इसको और ये atm है तो atm और लीटर हो गया। तो atm लीटर को जूल में बदलने के लिए 101.32 का गुणा कर दिया गया। जैसा क्वेश्चन ने हमको दिया गया है कि 1 atm लीटर इक्वल टू 101.32 जूल, तो उसका गुणा किया गया है जूल में बदलने के लिए। तो ये आ गया हमारे पास लगभग 608 जूल। निगेटिव साइन लगा हुआ है। निगेटिव साइन का मतलब है कि कार्य निकाय द्वारा किया जा रहा है। जब निकाय पर कार्य किया जाएगा तो धनात्मक होगा और निकाय के द्वारा किया जाएगा तो ऋणात्मक होगा। तो 13 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, हाँ एक बात आपको ध्यान दिला दें, पीछे जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वहाँ पर इस प्रकार से लिखा था, जैसे 10 ग्राम यहाँ लिखा था और एल कैपिटल लिखा था 1 लिखा था। तो इसको हमने 10 ग्राम प्रति लीटर पढ़ा था, जबकि ये ml है, ये पूरा ये ml अलग है। 10 ग्राम प्रति ml पढ़ना है, इसको 10 ग्राम पर ml पढ़ना है। तो ये छोटा और ये बड़ा लिखा था तो हमने थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि ये बड़ा लिखा है। तो इसको चाहें कि लिखावट की त्रुटि समझें तो ये 10 ग्राम प्रति ml है जो पीछे है, जिसको हमने लीटर बोल दिया। तो हमने सोचा है बता दें, तो ध्यान रखिएगा 10 ग्राम प्रति ml है, पीछे लिखा मिलेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो कह रहा है फॉर द रिएक्शन C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस से 3CO2 गैस बन रहा है, 4H2O लिक्विड बन रहा है। तो कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू हमको बताना है। तो सीधा फार्मूले पे क्वेश्चन को रख देना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस डेल्टा NgRT, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा E माइनस डेल्टा Ng का मतलब गैस के मोल की संख्या उत्पाद के माइनस गैस के मोल की संख्या अभिकर्मक के। तो उत्पाद के कितने गैस के मोल, सिर्फ गैस लिया जाएगा। ये देखिए लिक्विड है, द्रव है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। तो 3 है, तो 3 माइनस उत्पाद के कितने हैं 5 1 6 गैस के हैं, तो 6 हो जाएगा RT। तो ये आ जाएगा डेल्टा E माइनस ये -3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 RT हो जाएगा। तो ये हमारा C वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 14 का C। देखते हैं इसको। ये देखिए B करेक्ट है, हमने डेल्टा H निकाला था, जबकि पूछ रहा है डेल्टा H माइनस डेल्टा E। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E और हमने निकाल दिया था
डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ माइनस लिख दिया था जबकि ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा ई प्लस माइनस, यहाँ गलती से लिख गया था। उत्पाद 3 मोल है गैस के माइनस 6 मोल है रिएक्टेंट के, तो ये हो जाएगा आर टी। अब इसको इधर ले आएंगे तो डेल्टा एच माइनस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 3 में माइनस 6 घटेगा तो माइनस का 3 आर टी आएगा, तो माइनस का 3 आर टी, बी वाला सही होगा। 14 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर सी इज 75 जूल पर केल्विन पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब सीपी हमको दिया है, स्पेस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है व्हेन 1 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज फ्री टू एक्सपैंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। कह रहा है 1 किलो जूल ऊष्मा दी जाती है 100 ग्राम पानी को कि वो स्वतंत्र रूप से फैले, तो कह रहा है तापमान कितना बढ़ जाएगा। तो इसको देखते हैं, जो जो दिया है उसको लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी दे दी है 75 जूल पर केल्विन पर मोल। 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 18 ग्राम वाटर का मतलब कितना है 1 मोल, क्योंकि जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो H2O का मोलर द्रव्यमान H का 2, O का 16, तो 16 2 18 होगा। तो ये 18 ग्राम मोलर द्रव्यमान है, इसलिए 1 मोल के बराबर होगा। तो 18 ग्राम वाटर को ये मोलर हीट कैपेसिटी है, यानी 1 मोल के लिए। तो मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब 1 मोल के लिए है, और 18 ग्राम वाटर बराबर 1 मोल है, तो उसके लिए चूँकि मोलर हीट कैपेसिटी है तो 1 मोल के लिए ये होगा, तो लिख दिया 1 मोल वाटर के लिए 75 जूल पर केल्विन पर मोल हीट है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितनी होगी, क्योंकि हमें 100 ग्राम के लिए बताना है, तो 1 ग्राम वाटर के लिए होगी 75/18 हो जाएगा। 18 ग्राम के लिए इतनी है, तो 1 ग्राम के लिए 75/18, तो 100 ग्राम के लिए 75/18 गुणे 100, तो इतने जूल पर केल्विन आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन फार्मूला होता है Q इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि हीट कितनी दे दी जा रही है, 1 किलो जूल हीट दी जा रही, मतलब 1000 जूल। तो यहाँ Q की जगह 1000 रख दिया, M हमारा 100 ग्राम है, C हमने निकाल लिया है 75/18 इंटू डेल्टा T हमको निकालना। तो ये डेल्टा T आ गया, ये पूरा कट जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 गुणे 18/75 यानी 2.4 केल्विन आ गया। तो 15 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 1 मोल गैस को गर्म किया जा रहा है आयतन को स्थिर रख के। तो कह रहा है उसका तापमान 298 से 308 केल्विन हो जाता है। कह रहा है हीट सप्लाइड टू ए गैस इज 500 जूल, गैस को ऊष्मा कितनी दी जाती है 500 जूल दी जा रही है। तो कह रहा है देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। तो एक एक चीज को हम लोग निकालते हैं, आंसर अपने आप आएगा। तो देखिए विकल्प में जो जो दिया था उसी के हिसाब से हमने फार्मूला लगा दिया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्लू होता है, तो डब्लू बराबर पी इंटू डेल्टा वी होता है, तो वो हमने रख दिया। कहीं कहीं डेल्टा ई की जगह डेल्टा यू लिखा रहता है, ये इंटरनल एनर्जी है।
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब अंतिम और प्रारंभिक वॉल्यूम बराबर होगा। तो अगर चेंज निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब डेल्टा V 0 होगा तो ये W भी 0 आ जाएगा। ये W ही है, W = P डेल्टा V होता है, तो W भी 0 हो गया। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो डेल्टा H = डेल्टा E + 0, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E के आ जाएगा। और हमको पता है कि डेल्टा E बराबर Q + W होता है। अब डेल्टा E बराबर Q हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा H ही हमारा Q है, तो डेल्टा E बराबर Q हो जाएगा। इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम डेल्टा H हमको दिया है क्वेश्चन में 500 जूल, 500 जूल ऊष्मा दी जाती है, तो चाहे Q कहें या डेल्टा H कहें एक ही बात। अब फार्मूला होता है डेल्टा H = अब यहाँ पर W तो 0 है, तो डेल्टा H यही डेल्टा E के बराबर होगी, यानी 500 जूल होगी। और यही डेल्टा H कहें या डेल्टा E Q के बराबर होगी 500 जूल, क्योंकि डेल्टा H को ही डेल्टा H को ही Q लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला है डेल्टा E = Q + W, और ये W की जगह P डेल्टा V होता है और Q की जगह डेल्टा E, तो डेल्टा E ही हमारा Q है, तो इसलिए डेल्टा E कहें या Q कहें यही 500 जूल होगा। W हमारा 0 होगा। 16 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर द रिएक्शन C2H5OH लिक्विड + 3O2 गैस इससे 2CO2 गैस + 3H2O लिक्विड बन रहा है। विच वन इज ट्रू? कह रहा है कौन सा सही है। तो वही गैस के मालिक्यूल लेना है, लिक्विड के नहीं लेना है, और डेल्टा H = डेल्टा E + डेल्टा NgRT वाला फार्मूला लगा देना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया होगा। तो डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V लिख दिया है, और PV = nRT होता है, तो P डेल्टा V = डेल्टा NgRT हो जाएगा जैसा हमने लिखा है। तो डेल्टा Ng हमारा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मालिक्यूल, ध्यान दीजिए गैस वाले केवल लेना और कोई नहीं लेंगे, तो डेल्टा Ng हमारा गैस के मालिक्यूल हो जाएंगे। अब इसको क्वेश्चन में देखते हैं कि गैस के कितने मालिक्यूल हैं। तो गैस देखिए इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट घटाते हैं, यानी उत्पाद में से अभिकर्मक के गैस के मोल घटाएंगे, तो 2 में 3 घटेगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 में 3 घटा तो -1 आ गया, तो यहाँ -1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा डेल्टा H = डेल्टा E - 1 RT कहें या RT। 17 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज। कह रहा है एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब अवशोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी निकाय की ऊष्मा में वृद्धि होगी बाहरी वातावरण से, यानी परिवेश से निकाय में ऊष्मा आएगी। तो कह रहा है इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज। तो हमारा फार्मूला होता है डेल्टा U = Q + W। जब निकाय में ऊष्मा आएगी तो Q हमारा धनात्मक होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा आ रही है तो Q धनात्मक होगा, और यही Q ही डेल्टा H है, तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा। तो 18 का B हमारा करेक्ट होना चाहिए। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 का B हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन एन इंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, thus ER is smaller than EP, क्योंकि डेल्टा H = EP - ER होता है। तो चूंकि प्रोडक्ट का ऊष्मा ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की तुलना में,
क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी अंदर आ रही है, तो यानी बाद में ऊष्मा बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमने बताया उस तरह भी समझ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। कह रहा है 1 मोल आइडियल गैस है यानी आदर्श गैस है, उसका तापमान 300 केल्विन है और उसका फैलाव हो रहा है आइसोथर्मली, मतलब ये टेम्परेचर नहीं बदलेगा, समतापीय स्थिति में फैलाव हो रहा है। कह रहा है अगर उसका इनिशियल यानी शुरुआती वॉल्यूम 1 लीटर है और फाइनल यानी बाद वाला वॉल्यूम 10 लीटर है, तो कह रहा है डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी। आर की वैल्यू दे दिया है 2 कैलोरी प्रति मोल पर केल्विन। सीधा फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दिया। कह रहा है, इसको देखते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी होता है और टी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा यू समानुपाती होती है टी के, और टी कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो डेल्टा यू प्रारंभिक और अंतिम बराबर होगा। तो अगर चेंज निकालेंगे तो किसी एक में दूसरे को घटाएंगे, जब बराबर है तो घटाने पे 0 आ जाएगा, तो इसलिए डेल्टा ई हमारा 0 होगा। इसको पढ़ते हैं। कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, वो तापमान पर निर्भर करता है, और तापमान यानी टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी नियत है। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, इसलिए अंतिम और प्रारंभिक का जो चेंज होगा डेल्टा ई वो 0 होगा, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक बराबर होगा। बराबर चीज़ों को 10 में 10 घटाएंगे तो 0 ही आता है। तो 19 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 का बी। तो 19 नंबर में ध्यान दीजिए कि अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होती है, ये ध्यान देना। टेम्परेचर से ही संबंधित है इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। फिर देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए डेल्टा टी 0 है। जब डेल्टा टी 0 होगा तो टेम्परेचर सीधा समानुपाती है आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी के। तो डेल्टा टी 0 है तो आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई भी 0 होगा। अब हमारा फार्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये होता है फार्मूला हमारा। अब जब डेल्टा टी 0 हो गया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर डेल्टा टी 0 है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर से संबंधित है, तो डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा ई भी 0 हो जाएगा। और जब डेल्टा ई 0 हो जाएगा तो हमारा फार्मूला होता है डेल्टा ई प्लस, अब पी वी की जगह पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो एन जी डेल्टा एन जी लिखेंगे
आर इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी भी या डेल्टा बाहर लिख दें, तो डेल्टा टी भी हमारा 0 है, तो डेल्टा एच भी 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 है ही, ये पूरा 0 हो गया, तो डेल्टा एच भी हमारा 0 हो जाएगा। तो चेंज इन एंथैल्पी 0 मीन्स इट्स एंथैल्पी रिमेन्स सेम आर अनअफेक्टेड। तो 20 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो किस प्रकार से सब 0 हुए हमने देख लिया। 20 का सी सही होगा, एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2+3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसको हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है वापस। तो इसको हम उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमको बताना है। तो सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है हमारा, देखिए कुछ N2+3H2 2NH3 है। N2 भी गैस होती है, H2 भी गैस है, अमोनिया भी गैस होती है। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, गैस के मोल उत्पाद के माइनस अभिकर्मक के, तो ये हो जाएगा 2 - 3 तो आ जाएगा -2। अब फार्मूला होता है डेल्टा H = डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा Ng -2 है, तो हो जाएगा डेल्टा E -2RT। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E -2RT। 21 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है इफ डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा ई द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कह रहा है डेल्टा एच हमारा चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जैसा हम लोग पीछे से जान रहे हैं। कह रहा है accompanying a gaseous reaction then, accompanying a gaseous reaction then, accompanying का मतलब साथ देने वाला या संगत करने वाला। तो एक गैसियस रिएक्शन है, उसमें साथ साथ क्या है, डेल्टा एच और डेल्टा ई। तो कह रहा है कि एक गैसियस रिएक्शन है, उसमें जो 4 विकल्प हो रहे हैं, उनमें 4 विकल्प दिए गए, इनमें से क्या सही होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा ई साथ साथ हैं, तो क्या सही होगा, डेल्टा ई से डेल्टा एच ज़्यादा होगा या डेल्टा ई ज़्यादा होगा डेल्टा एच से, या ऑलवेज कम होगा डेल्टा ई से। ये सब विकल्प दिए गए। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन है हमारा। तो 22वें क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए फार्मूला देखिए, हमारा फार्मूला होता है डेल्टा एच = डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT, जहाँ पर ये जो है उत्पाद माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, ये वाले। तो अगर उत्पाद ज़्यादा होगा तो निगेटिव आ जाएगा, जब निगेटिव आ जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा ई से ये डेल्टा एच ज़्यादा होगा, तभी कुछ घटाया जा रहा है। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा डेल्टा एच ज़्यादा है, तभी बराबर करने के लिए इधर कुछ जोड़ा गया है, क्योंकि डेल्टा ई कम था। और अगर ये ज़्यादा है रिएक्टेंट के गैस के मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब ये है कि डेल्टा ई ज़्यादा है डेल्टा एच से, तभी बराबर करने के लिए डेल्टा ई से घटाया गया है। तो डेल्टा ई डेल्टा एच से ज़्यादा होगा। डेल्टा ई डेल्टा एच से कब ज़्यादा होगा, डेल्टा ई ज़्यादा होगा डेल्टा एच से
मतलब ये है कि इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है तभी तो बराबर करने के लिए घटाया गया। तो इसका मतलब जब रिएक्टेंट के गैस के मोल ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट से तो डेल्टा ई ज़्यादा होगा डेल्टा एच से। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा एच इज स्मॉलर देन डेल्टा ई ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन दैट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट के गैस के मोल ज़्यादा होंगे जब प्रोडक्ट से, तब डेल्टा ई डेल्टा एच से ज़्यादा होगा। हमने आपको समझा दिया बना के। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ लिखी गई है, आप इसको समझ लीजिए। तो जैसा समझाया वैसे लिखा है 22 में। यह देखिए यहाँ बताया है कि डेल्टा एन जी बराबर गैस के मोल बराबर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उत्पाद के गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल, यानी अभिकर्मक के गैस के मोल। तो अगर उत्पाद ज़्यादा होगा तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो फार्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर धनात्मक होगा, इसका मतलब ये हमारा डेल्टा एच ज़्यादा है, तभी इधर कुछ जोड़ा गया है बराबर करने के लिए। और अगर ये निगेटिव आएगा तो इसका मतलब डेल्टा एच कम है डेल्टा ई से, क्योंकि बराबर करने के लिए घटाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये ज़्यादा था तभी तो घटाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ लेंगे तो 22 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशन आर गिवन बिलो। 3 जो है ऊष्मा रासायनिक ऊष्मीय समीकरण दिए गए हैं 3। कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द रिलेशनशिप गिवन बिलो इज करेक्ट। तो इन इक्वेशन के हिसाब से कह रहा है ये जो दिया गया इनमें से कौन सा सही है 4 विकल्पों में से। तो इसको देखते हैं। जैसे हमने इक्वेशन बना करके एंथैल्पी परिवर्तन निकाला था उसी हिसाब से इसको करेंगे। तो हमको ये देखना है कि किसको किसको जोड़ने पे कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो हमको बड़ी आसानी से ये चीज़ पता चल जाएगी। तो इसको देखते हैं। अब देखिए अगर हम नीचे वाले समीकरणों को आपस में जोड़ें, इन दोनों समीकरणों को अगर आपस में जोड़ें तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सी बचेगा, सी ग्रेफाइड प्लस हाफ O2 O2 हो जाएगा गैस गिब्स। इधर कितना बचेगा CO2 गैस। तो देखिए दूसरा और तीसरा समीकरण जोड़ने से हमको ये पहला समीकरण प्राप्त हो जा रहा है। तो इसका मतलब जो ऊष्मा है ये ऊष्मा इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगी। ये समीकरण इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, तो ये इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगा। इसका मतलब x इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा। तो बी विकल्प x इक्वल टू वाई प्लस जेड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा वेपराइजेशन एट 0 फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40.66 किलो जूल प्रति मोल। कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो कह रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, मानक वाष्पन ऊष्मा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतनी है। तो कह रहा है इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा।
सीधा फार्मूला है, इसको देखते हैं। ये दिया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी मानक वाष्पन ऊष्मा हमको दिया है 40.66 किलो जूल प्रति मोल। टेम्परेचर कितना दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देंगे तो आ गया 373 केल्विन। अब आंतरिक ऊष्मा या इंटरनल एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो हमारा फार्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या डेल्टा ई बराबर ये इधर चला जाएगा तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल होते हैं गैस के उत्पाद माइनस अभिकर्मक यानी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो H2O लिक्विड से H2O गैस बन रही है। हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन मानक वाष्पन ऊष्मा, तो वाष्पन का मतलब क्या होता है कि पानी द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, तो द्रव यानी लिक्विड है उससे गैस में बदल रहा है। चूँकि गैस अवस्था में वाष्प अवस्था में पानी फिर द्रव अवस्था में बदल जाता है, इसलिए साइन उत्क्रमणीय का है यानी रिवर्सिबल का लगाया गया। तो डेल्टा एन जी बराबर हो जाएगा उत्पाद के गैस के मोल माइनस अभिकर्मक के, तो उत्पाद के 1 है माइनस अभिकर्मक में 0 है क्योंकि गैस है ही नहीं द्रव है, तो 0 तो आ गया 1। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एन जी की जगह 1 रख देंगे तो माइनस आर टी आ जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच हमको दिया है 40.66 इंटू 10³ माइनस आर 8.314 होता है वैल्यू आर की किलो जूल के रिस्पेक्ट में, इनटू टी की वैल्यू दिया है 373। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 37.56 किलो जूल प्रति मोल। ये जूल पर मोल आया तो 1000 का भाग दिया तो 37.56 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा। तो ये 24 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस दिए गए हैं, उनकी जो है एंथैल्पी दे दी गई है यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में। तो कह रहा है अगर B प्लस डी से E प्लस 2C बन रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में ये 3 समीकरण दिए गए हैं और उनके लिए डेल्टा एच दिया गया है। A से 2B बन रहा है तो डेल्टा एच 300 किलो जूल प्रति मोल है। 3B से 2C प्लस डी बन रहा है तो इसके लिए डेल्टा एच माइनस 125 किलो जूल प्रति मोल है। 2D से A प्लस ई बन रहा है तो उसके लिए डेल्टा एच माइनस 350 किलो जूल प्रति मोल है। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमको B प्लस डी से E प्लस 2C बनाने के लिए डेल्टा एच निकालना है। तो जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। अब देखिए अगर हम तीनों समीकरणों को जोड़ें तो हमको क्या प्राप्त होगा। तीनों समीकरणों को अगर जोड़ें तो देखिए A से A कट जाएगा और ये 3B से 2B चला जाएगा तो केवल B बचेगा और ये 2D से D चला जाएगा तो केवल D बचेगा। तो हमारे पास बचा क्या, बचा B प्लस D, सिर्फ इधर इतना बचेगा और इधर कितना बचेगा E प्लस 2C बचेगा, बाकी सब कट गया। इसका मतलब जोड़ने पर हमको ये समीकरण प्राप्त हो जा रही। तो इन सब को जोड़ देते हैं तो 300 चिन्ह सहित जोड़ेगा 300 प्लस ब्रैकेट में माइनस 125 प्लस ब्रैकेट में माइनस 350। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सब माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, तो इस तरह आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 175 किलो जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। अब 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। आज बस यहीं तक।